Hello guys, in this video we will discuss the Unit 5 Software Maintenance and Software Project Measurement। तो बेसिकली ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में यूनिट 5 के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और जो भी टॉपिक्स प्रीवियस ईयर में आए हैं वो डिस्कस करेंगे बहुत ही डीपली एंड ईजी लैंग्वेज में। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक। तो पहले ये समझते हैं व्हाट इज़ दी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है क्या? जैसे कि किसी भी डेवलपर ने कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करके जब फाइनली अपने कस्टमर को डिप्लॉय कर दिया, उसे दे दिया, देन जब उस कस्टमर ने उस प्रोजेक्ट को 6-7 महीने चलाया, 1 साल चलाया, देन टाइम टू टाइम किसी भी सॉफ्टवेयर में मेंटेनेंस मतलब उसको अपडेशन या फिर कोई भी उसकी सिक्योरिटी चेक करना, एरर्स तो नहीं आ रहा है, डिप्लॉय करने के बाद जो भी कोई एरर्स फिक्सिंग वगैरह तो नहीं होने, तो टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है। उसी अपडेशन वगैरह को बोलते हैं मेंटेनेंस। ये बेसिकली चेक करता है जो डिप्लॉयमेंट करने के बाद सॉफ्टवेयर में कोई एरर तो नहीं है, जो अपना करंट एनवायरनमेंट है उसको अपना सॉफ्टवेयर अडेप्ट कर पा रहा है या नहीं। देखते हैं। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज़ द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एंड अपडेटिंग। जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोसेस है ये बेसिकली है एक मॉडिफाइंग एंड अपडेटिंग प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। किसी भी सॉफ्टवेयर में जो एप्लीकेशंस रहती है उनके वर्जन को मॉडिफाई करना एंड अपडेट करना आफ्टर देयर इनिशियल डिप्लॉयमेंट एंड आफ्टर देयर इनिशियल डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। जो मतलब जो अपन फर्स्ट बार किसी भी सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दिया, देन उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना, उसको अपडेट करना और उसकी इनिशियल जो एप्लीकेशंस हैं उनको अपडेट करना। टू फिक्स इश्यूज़ कि उनमें फ्यूचर में कोई इश्यूज ना आए तो उन इश्यूज़ को टाइम टू टाइम अपडेट एंड फिक्स करना किसी भी एरर को। इट बेसिकली इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। ये किसी भी सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं और अडेप्ट देम टू चेंजिंग एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द करेंट एनवायरनमेंट। जो अपना सॉफ्टवेयर है वो मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर 1 साल पहले बना, लेकिन करंट में जो अपने वर्ल्ड में बहुत सारे अपडेट हुए, नई नई चीज़ें आई, तो उन चीज़ों को भी जो अपना सॉफ्टवेयर है वो अडेप्ट कर पा रहा है कि नहीं। तो बेसिकली ये यही फिक्स करता है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की इंपॉर्टेंस क्या है? तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एसेंशियल टू कीप सॉफ्टवेयर रिलायबल। जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है एसेंशियल है, ये ज़रूरी है सॉफ्टवेयर को रिलायबल बनाने के लिए। सिक्योर एंड अपडेट टाइम टू टाइम आफ्टर डिप्लॉयमेंट। मतलब डिप्लॉयमेंट जब अपन ने सॉफ्टवेयर यूज़र को दे दिया किसी भी डेवलपर ने, देन उस सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम अपडेट करना जिससे वो सिक्योर रहे, उसमें कोई एरर ना रहे एंड उसकी रिलायबिलिटी बनी रहे। यही होता है इम्पोर्टेंस। मान लीजिए आपका कोई सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए इंस्टाग्राम है, उसका भी मान लीजिए 2.0 वर्जन है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका 2.1 वर्जन आएगा, 2.2 वर्जन आएगा, तो ये वर्जन को अपडेट करना, मॉडिफाई करना, एरर फिक्स करना, यही मेंटेनेंस होता है। देन टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। तो बेसिकली जो मेंटेनेंस है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, इसके बेसिकली 4 टाइप्स हैं। दैट इज करेक्टिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो विद द हेल्प ऑफ चार्ट समझते हैं। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है अपने 4 टाइप्स की, जिसमें जो परफेक्टिव मेंटेनेंस है ये कंटेन करता है 50% वेटेज ऑफ द मेंटेनेंस। देन करेक्टिव मेंटेनेंस कंटेन करता है 20% वेटेज। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करता है 5% वेटेज। देन अडेप्टिव मेंटेनेंस करता है 25% वेटेज आउट ऑफ 100% ऑफ द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। चलिए वन बाय वन इनको डीपली समझते हैं। देन फर्स्ट है करेक्टिव मेंटेनेंस। तो जो करेक्टिव मेंटेनेंस है ये बेसिकली फिक्स करता है बग्स और प्रॉब्लम्स। जो अपन ने सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर दिया किसी डेवलपर ने किसी कस्टमर या स्टेक होल्डर को, देन उस सॉफ्टवेयर में कोई बग्स तो नहीं आ गए, उसको चलाने में हैंग तो नहीं मार रहा है, फिर कोई इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिकली वो मेंटेन करता है। इफ़ समथिंग इन द सॉफ्टवेयर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा टर्म है जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर या फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है, और शोइंग एन एरर, और वो क्या शो करे, एक एरर शो करता है, डेवलपर फिक्स्ड इट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी डेवलपर की जो उसे फिक्स करे। मान लीजिए आपने किसी भी कॉलोनी या फिर किसी भी कॉलोनी में आपने एक नया घर लिया, तो आपने घर लिया, आपने उस घर की पेमेंट कर दी, लेकिन अगर फ्यूचर में उस घर में, क्योंकि जो आपने पेमेंट की उस पेमेंट में आपका मेंटेनेंस की फीस भी आपने जो उस प्रॉपर्टी का ओनर था उसको दी थी, देन अगर फ्यूचर में कोई प्लम्बर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई लीकेज या रेनोवेट कराना हो, तो वो
सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, उस ओनर की जिसने आपको वो अलॉट की थी वो प्रॉपर्टी। तो बेसिकली यही मेंटेनेंस होता है, इसमें जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, डेवलपर की। क्योंकि कोई भी स्टेक होल्डर उसे चार्ज देता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो फ्यूचर में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि वो मेंटेन करे उस सॉफ्टवेयर को। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझते हैं। अ बटन ऑन अ वेबसाइट डज नॉट वर्क सो इट गेट फिक्स्ड। जैसे कि आपका कोई भी सॉफ्टवेयर है तो आप वो चला रहे हैं, देन अभी तो वो चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आप क्लिक कर रहे हैं, देन बटन पे क्लिक होके आपको जो आप चाहते हैं वो रिक्वायरमेंट शो नहीं हो रही, तो बेसिकली आप फिर किसके पास जाएंगे, आप जाएंगे डेवलपर के पास, देन वो फिक्स करेगा उस इशू को, तो आपका सॉफ्टवेयर मेंटेन होगा। इसको बोलते हैं बेसिकली करेक्टिव मेंटेनेंस, सो गेट फिक्स्ड बाय द डेवलपर। देन सेकेंड इज अडेप्टिव मेंटेनेंस। तो अडेप्टिव मेंटेनेंस क्या है, अडेप्टिव मेंटेनेंस बेसिकली ये है कि जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया, लेकिन 1-2 साल बाद जो नया इन्वायरमेंट मार्केट में आया, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स लोगों की आई, तो वो जो अपना करंट सॉफ्टवेयर है वो उस रिक्वायरमेंट को अडेप्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। चेंजिंग सॉफ्टवेयर टू वर्क इन अ न्यू इन्वायरमेंट। अगर कोई अपना पुराना सॉफ्टवेयर है तो उसको नए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे अपडेट करें, बेसिकली यही अडेप्टिव मेंटेनेंस में आता है। व्हेन अ सॉफ्टवेयर नीड टू रन ऑन अ न्यू सिस्टम। जैसे कि कोई अपना सॉफ्टवेयर है वो किसी और फ़ोन में चलता था, लेकिन वो सॉफ्टवेयर मतलब किसी और कंप्यूटर पे चलता था, लेकिन अपना कोई हाई फाई कंप्यूटर है, तो क्या वो सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर पे भी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। लाइक अ न्यू वर्जन ऑफ अ विंडोज़, जैसे विंडो 11, विंडो 12, विंडो 13 मार्केट में आती हैं, तो वो जो विंडोज़ हैं वो कंप्यूटर पे वर्क कर रही हैं कि नहीं, तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। इट इज़ अपडेटेड टू फिट दैट। जो अपना सॉफ्टवेयर है वो अकॉर्डिंग टू उस विंडो के हिसाब से वो अपना सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे कि वो उस विंडो को भी अडेप्ट कर पाए। तो बेसिकली ये अडेप्टिव मेंटेनेंस होता है। एग्जाम्पल इसका, अपडेटिंग एन ऐप टू वर्क ऑन द लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन। किसी भी ऐप को अपडेट करना, जो लेटेस्ट एंड्रॉयड का फ़ोन है उसका अगर कोई लेटेस्ट मॉडल आता है तो वो अपना सॉफ्टवेयर उस लेटेस्ट एंड्रॉयड को भी अडेप्ट कर पाए, उस वर्जन को भी अडेप्ट कर पाए। बेसिकली ये अडेप्टिव मेंटेनेंस है। देन देखते हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस। तो परफेक्टिव मेंटेनेंस इट बेसिकली इम्प्रूविंग और एडिंग न्यू फीचर्स। कोई भी अपना सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई और फ्यूचर भी अगर वो स्टेक होल्डर या फिर क्लाइंट चाहता है कि हमारे करंट सॉफ्टवेयर में ये फीचर्स भी एड ऑन होने चाहिए, देन वो डेवलपर के पास जाएगा, देन डेवलपर उसको मेंटेन करके वो फीचर्स ऐड करेगा, उसे परफेक्टिव बनाएगा। तो इसी को बोलते हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस, इम्प्रूविंग और एडिंग न्यू फीचर्स। किसी भी पर्टिकुलर फीचर्स में और न्यू फीचर्स ऐड ऑन होना ही परफेक्टिव मेंटेनेंस है। मेकिंग द सॉफ्टवेयर बेटर बाय एडिंग फीचर्स और मेकिंग इट ईजियर एंड फास्टर टू यूज़। मतलब उस सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे फीचर्स ऐड करना जो उसकी रिलायबिलिटी है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी है, वो बहुत ही ईजीली हो जाए। वो 5 सेकंड का वर्क विथिन 2 सेकंड कर ले या विथिन 1 सेकंड कर ले, तो इसकी रिलायबिलिटी को मेंटेन करे। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझते हैं। एडिंग अ डार्क मोड ऑप्शन इन एन ऐप बिकॉज यूजर रिक्वेस्टेड इट। आप जैसे कि डे मोड होता है अपने सॉफ्टवेयर में, मतलब लाइट मोड होता है, देन उसे डार्क मोड में करवाना है, लेकिन उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर अपना जो क्लाइंट या फिर स्टेक होल्डर चाहता है कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में ये भी ऑप्शन हो, देन वो रिक्वेस्ट करेगा डेवलपर से, उससे बोलेगा, देन डेवलपर उसमें ऐड ऑन करेगा एक न्यू फीचर। तो यही परफेक्टिव मेंटेनेंस है। देन 4th टाइप समझते हैं इसका। जो 4th है वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये होता है कि जो डेवलपर ने सॉफ्टवेयर बनाया तो वो पहले से ही मतलब उसने सॉफ्टवेयर में ऐड ऑन मतलब सॉफ्टवेयर में ऐड ऑन नहीं की ये वाली फैसिलिटीज़, लेकिन उसने पहले से बना के रख ली कि फ्यूचर में अगर ये वाले चेंजेस आते हैं तो हम उस सॉफ्टवेयर में ये चीज़ ऐड करके रख लेंगे। प्रिवेंटिंग फ्यूचर प्रॉब्लम्स, मतलब फ्यूचर्स में अगर ये कोई दिक्कत आती है तो पहले से प्रिडिक्ट करके उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेवलपर क्रिएट कर लेता है। क्लीनिंग अप द कोड, इम्प्रूविंग सिक्योरिटी और अपडेटिंग डॉक्यूमेंटेशन टू अवॉइड फ्यूचर वर्क्स और क्रैशेस। अगर अपन ने पहले से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रिएट कर लिया, देन उस सॉफ्टवेयर में अगर कोई भी दिक्कत आती है जैसे कि, तो वो उसको सॉल्व पहले से, जब उसके पास सॉल्यूशन है तो बस उसे डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करना है डेवलपर को। तो वो क्या कर सकता है, ये करके क्लीनिंग अप द कोड मतलब जो अगर कोड में कोई इश्यूज है तो उसको भी क्लीन अप कर सकता है। इम्प्रूविंग सिक्योरिटी, किसी
सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी भी इम्प्रूव कर सकता है, और अपडेटिंग डॉक्यूमेंटेशन, जो अपनी रिक्वायरमेंट गैदरिंग की डॉक्यूमेंटेशन बनती है तो उसको भी अपडेट कर देगा, टू अवॉइड फ्यूचर वर्क, कि फ्यूचर में कोई बग्स ना आए और अपना जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैश ना हो। इसका एग्जाम्पल, रीराइटिंग सम पार्ट ऑफ द कोड टू मेक इट ईजियर टू अपडेट लेटर, मतलब कि ऐसा, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन कोड लिखते हैं तो उसने वो जो कोड जो फ्यूचर में उस सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट होंगे वो कोड पहले से राइट करके रख लिए, लेकिन ऐड ऑन उसको जब करेंगे जब फ्यूचर में अपन को नीड आएगी, फ्यूचर में ऐड करना पड़ेगा जब इस चीज़ को अपन ऐड करेंगे। तो बेसिकली यही है, रीराइटिंग सम पार्ट्स ऑफ द कोड, कोड के कुछ पार्ट्स पहले से रीराइट कर लिए टू मेक इट ईजियर टू अपडेट इन दी लेटर या फिर फ्यूचर। तो ये इसके टाइप है। अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देन अपना नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी आया था। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसको SCM भी बोलते हैं, मीन्स मैनेजिंग ऑल द चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले समझते हैं कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है। कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली है सेट ऑफ कोड्स लाइक फाइल, सोर्स कोड, इम्प्लीमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन या फिर सेटिंग्स। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है जो चेंजेस आते हैं, काय में आते हैं, फाइल्स में, सोर्स में, डॉक्यूमेंटेशन या इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इन अ प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। तो उन चेंजेस को मैनेज करना एक प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में। अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में चेंज आएंगे तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के पार्ट में चेंज किए तो उसका अगला वाला पार्ट भी तो डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसी चीज़ को मैनेज करना कि जो हो वो बिल्कुल सिक्वेंस में हो और करेक्ट हो। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग ऑल द चेंजिंग इन दी कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक मतलब है फाइल, सोर्स कोड, इम्प्लीमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो उसी को बेसिकली सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करता है ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इन अ प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। एक मतलब वो एक प्लान बनाता है कि मतलब इस प्लान के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने हैं, क्योंकि अगर अपन ने रैंडमली चेंजेस कर लिए तो सॉफ्टवेयर में दिक्कत हो सकती है। और इन ऑर्गेनाइज्ड वे, जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है ये हेल्प करती है अपन को ट्रैक चेंजेस, जो सॉफ्टवेयर में चेंजेस हो रहे हैं उनको ट्रैक करना कि जो अपन ने पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए हैं वो चेंजेस कहाँ तक पहुँचे हैं। ये वाला मतलब कोई भी ये इस पर्टिकुलर सेट में चेंजेस हो गए हैं, इस वाले पार्ट में चेंजेस हो गए हैं, तो ये ट्रैक करता है TRA। और अगर अपन जो चेंजेस है वो एक पर्टिकुलर मैनर में और प्लानिंग में करेंगे तो उससे अवॉइड कन्फ्यूज़न होगी। मतलब जो डेवलपर है उनको भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर में ये चेंजेस हो रहे हैं, तो उनको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि अपन ने ये चीज़ कर दी है देन ये नहीं की है। देन वर्क टुगेदर विथआउट एरर। और जो डेवलपर टीम होगी अगर वो सब कुछ एक प्लान और ऑर्गेनाइज वे में करेगी तो उनके वर्क में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनका टीम वर्क भी अच्छा होगा, देन उनके वर्किंग सिस्टम में भी कोई एरर शो नहीं होगा। तो बेसिकली यही होता है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट। तो सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट बेसिकली क्या है। सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट इज अ स्ट्रक्चर प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर सिस्टम थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जो भी चेंजेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल क्या है, रिक्वायरमेंट गैदर करना, डिज़ाइन, टेस्टिंग, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट। तो इस प्रोसेस में जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी डेवलपर चेंज करता है, उसी चेंजेस को मैनेज करना ही क्या होता है, सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट। इसके नेम से ही समझ में आया, किसी भी सॉफ्टवेयर में जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को मैनेज करना। देन it basically ensures that all changes are introduced in a controlled and coordinated manner, reducing the risk of defects। ये इंश्योर करता है कि जो भी सॉफ्टवेयर में अपन ने पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में चेंज किए हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो भी एरर्स आए हैं या फिर जो भी चेंजेस अपन ने किया है उसको अपडेट किया है, वो इंट्रोड्यूस करता है कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेट मैनर। तो वो चेंजेस होने चाहिए कंट्रोल्ड वे में, मतलब वो एक सिस्टमेटिकली होने चाहिए कि प्लान, मतलब थ्रू दी प्लान होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू दी प्लान, कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो चेंजेस होने चाहिए, कोऑर्डिनेटेड मैनर में होने चाहिए। मतलब चेंजेस भी रिदम में हो कि इस चेंजेस के बाद ये होगा, ऐसे नहीं कि पहले एंडिंग पॉइंट चेंज कर दिया देन फर्स्ट पॉइंट किसी भी सॉफ्टवेयर का चेंज कर दिया। और ये हेल्प करता है रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिफेक्ट्स। किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी डिफेक्ट आता है तो उस डिफेक्ट
को मैनेज करता है, उसके रिस्क को रिड्यूस करता है, कम करता है। देन सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, ये सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या करती है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करती है कोई भी एरर्स, देन उनको डॉक्यूमेंट भी करती है, एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार होता है, उस डॉक्यूमेंट भी करती है। देन कंट्रोलिंग, अगर वो एरर फाइंड होते हैं तो उनको भी कंट्रोल करती है और अपडेशन को भी कंट्रोल करती है, और उनको अगर कोई एरर आया है तो उनको अप्रूव भी करेगी, मतलब सही करने के बाद फिर ठीक करके अप्रूव करेगी, देन उसको इम्प्लीमेंट करेगी, अप्रूव करेगी, देन उसे इम्प्लीमेंट करेगी। इम्प्लीमेंट मतलब अपन ने जो डॉक्यूमेंटेशन पहले अपनी कोई और रिक्वायरमेंट्स थी, देन अपनी करंट में कोई और रिक्वायरमेंट्स है, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट करेगी कोड में, कोड को इम्प्लीमेंट करेगी इन दी सॉफ्टवेयर। देन इम्प्लीमेंटेशन भी अपना डन हो गया, देन इम्प्लीमेंटेशन के बाद कोड को क्या करेगी, रिव्यू करेगी। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट में जो चेंजेस आते हैं मैनेज करने में किसी भी सॉफ्टवेयर को, बेसिकली वही होता है। देन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देन जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्जन कंट्रोल। किसी भी सॉफ्टवेयर के वर्जन को कंट्रोल करना, या फिर वर्जन जो मॉडिफाई होते हैं, सॉफ्टवेयर को अपडेट करके एक नया वर्जन क्रिएट करते हैं, उसी को वर्जन बोलते हैं। इट मैनेज डिफरेंट वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन मतलब वही अपना डॉक्यूमेंटेशन, फाइल्स, सेट, सोर्स ऑफ कोड वगैरह कन्फिग्रेशन होता है। तो उन्हीं कन्फिग्रेशन को मैनेज करना, उनके डिफरेंट वर्जन को मैनेज करना, हर पर्टिकुलर के डिफरेंट वर्जन को मैनेज करना ही वर्जन कंट्रोल होता है। कन्फिग्रेशन आइटम्स दैट आर क्रिएटिंग ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, और वो वर्जन कब क्रिएट होते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की प्रोसेस में, तो बेसिकली इसी को वर्जन कंट्रोल बोलते हैं। अ वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर कन्फिग्रेशन। ऑब्वियसली जो वर्जन होंगे वो काय का कलेक्शन होगा, सोर्स ऑफ कोड का, इम्प्लीमेंटेशन का, डॉक्यूमेंट्स का, तो उन्हीं की कलेक्शन को वर्जन बोलते हैं, और उन्हीं कलेक्शन को उन्हीं कन्फिग्रेशन को मैनेज करना ही वर्जन कंट्रोल कहलाता है। अ वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर कन्फिग्रेशन आइटम्स। देन वो आइटम्स क्या होंगे, वही होंगे कोड, डॉक्यूमेंटेशन, डाटा, और ईच वर्जन में भी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेरिएंट्स। अब जो कोड है वो कोड भी मतलब भले वो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी ना एक सिंगल चीज़ है, उसमें भी अलग अलग टर्म्स हैं, तो अलग अलग कोड होगा। जो पर्टिकुलर कोड होगा वो एक पर्टिकुलर वेरिएंट को कंसिस्ट करेगा, मतलब एक चीज़ को कंसिस्ट करेगा एक पर्टिकुलर कोड, और इसी सब चीज़ों को कंट्रोल करना ही कहलाता है अपना वर्जन कंट्रोल। देन अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्राम कंपैरिजन टेक्निक। तो देखते हैं इसमें क्या है। प्रोग्राम कंपैरिजन टेक्निक रिप्रेजेंट नॉट ओनली द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस बट ऑल्सो द होल सॉफ्टवेयर प्रोसेस। जो अपनी यूनिट 5 है ये मेंटेनेंस पे बेस्ड है, लेकिन जो प्रोग्राम कंपैरिजन टेक्निक है ये सिर्फ मतलब ये मेंटेनेंस को तो रिप्रेजेंट करते ही करता है, लेकिन ये ओवरऑल सारे सॉफ्टवेयर की वर्किंग को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये सिर्फ मेंटेनेंस नहीं देखता है, ये ओवरऑल सॉफ्टवेयर को देखता है। तो बेसिकली ये सिर्फ मेंटेनेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है ये, बट ऑल्सो द होल सॉफ्टवेयर प्रोसेस, जो अपनी सारी सॉफ्टवेयर प्रोसेस है उसको भी देखेगा। जो अपना पीसीटी है, प्रोग्राम कंपैरिजन टेक्निक, इज यूज्ड टू सपोर्ट फॉर डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स कोड एंड लार्ज साइज कोड, क्योंकि ये ओवरऑल प्रोजेक्ट को देखता है, ओवरऑल सॉफ्टवेयर को देखता है, इसीलिए सपोर्ट करेगा डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स कोड। जो इसमें जो कोड रहते हैं उनकी लेंथ बहुत बड़ी रहती है, लार्ज साइज कोड रहते हैं, और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहते हैं। अगर आप मान लीजिए अगर ये कोड अपने कॉम्प्लेक्स हैं, जो फ्रेशर डेवलपर आएगा, मतलब एक नया डेवलपर किसी कंपनी में आएगा तो वो तो इसे चला नहीं पाएगा, तो ये बेसिकली टफ होते हैं किसी भी फ्रेशर के लिए। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर दी फ्रेशर, क्योंकि फ्रेशर को इतनी नॉलेज, उसको बेसिकली डेवलपिंग की नॉलेज है, लेकिन जो ये कोड जो कंपैरिजन टेक्निक में कोड यूज़ होंगे अपने, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लार्ज साइज होंगे, तो ये जो फ्रेशर है वो उसके लिए समझने के लिए बहुत टफ है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर फ्रेशर। देन 4th पॉइंट है अपना, प्रोवाइड द फैसिलिटी टू अंडरस्टैंड एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। जो
प्रोग्राम कंपैरिजन टेक्निक है एक रीयूज, मतलब ये इसमें कोड रीयूजेबिलिटी हो सकती है। इसमें जो कोड है उसको अपन लोग रीयूज कर सकते हैं। जो अपना किसी भी प्रोग्राम है अपना पहला, इससे पहले मतलब जो करंट प्रोग्राम जो डेवलपर डेवलप कर रहा है, इससे पहले जो इसने डेवलप किया था, तो वो चाहे तो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का कोड भी अपने करंट सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकता है। तो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू अंडरस्टैंड एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, जो अपना प्रीवियस प्रोग्राम कोड या सॉफ्टवेयर था उसकी फैसिलिटीज़ को भी यूज़ कर सकता है। इट बेसिकली अंडरस्टैंड हाउ अ प्रोग्राम वर्क, ये बताता है कि जो अपना सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली क्या वर्क कर रहा है, उसकी बेसिकली वर्किंग को एक्सप्लेन करता है, उसके स्ट्रक्चर, लॉजिक एंड उसके पर्पस को। इट स्ट्रक्चर, लॉजिक एंड पर्पस। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपैरिजन टेक्निक जो होती है वो लार्ज कोड के लिए यूज़ होती है, फ्रेशर्स इसको नहीं समझ सकते, और ये रीयूजेबल कोड की फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है। देन देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन, ये कब कब इम्पॉर्टेंट है, मेंटेनिंग ओल्ड कोड। जब किसी भी पुराने कोड को मेंटेन करना हो कि जो कोड की लेंथ रहेगी वो बहुत बड़ी रहेगी, तो जो जो और अपने करंट प्रोजेक्ट में अपन प्रीवियस जो सॉफ्टवेयर है उसकी कोडिंग यूज़ कर रहे हैं, तो उस कोडिंग को भी मेंटेन करेगा, क्योंकि अपन जो अपने करंट प्रोजेक्ट में कोडिंग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जो पिछला हो वो बिल्कुल ठीक हो, तो उसको भी मेंटेन करेगा। और फिक्सिंग वर्क्स, पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जितने भी बग्स होंगे उसमें एरर्स होंगे, इश्यूज, डिफेक्ट, उन सबको फिक्स करेगा। देन एडिंग न्यू फीचर्स, जो प्रोग्राम कंपैरिजन टेक्निक है ये सॉफ्टवेयर में न्यू फीचर्स भी ऐड करता है जब अपन सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं किसी भी स्टेट में। देन रीयूजिंग कोड रिटन बाय अदर्स, और ये दूसरे डेवलपर के लिखे हुए कोड को भी एक्सेप्ट करता है, उनके कोड को भी ले सकता है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इमेजिन यू गेट अ बिग प्रॉब्लम रिटन बाय समवन एल्स, मतलब आपके पास किसी की प्रॉब्लम आ गई जो बहुत बड़ी है और वो किसी और ने लिखी। देन यू नीड टूल्स एंड स्ट्रेटजीज टू अंडरस्टैंड इट, दैट्स वेयर पीसीटी हेल्प्स। तो आपके पास ऐसे टूल्स और स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जो किसी और के लिखे हुए कोड को भी आपके करंट सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कर पाए। और ये काम जो रहता है वो ये वाला काम है वो फ्रेशर्स नहीं कर सकते, ये एक स्किल डेवलपर ही कर पाएगा। तो बेसिकली प्रोग्राम कंपैरिजन टेक्निक यही बताती है। चलिए देखें अपना नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले चलिए देखते हैं पीसीटी के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ पीसीटी, इसके बेसिकली 3 टाइप है। एक है टॉप डाउन अप्रोच, देन बॉटम अप्रोच, देन इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो फर्स्ट टाइप है इसका जो टॉप डाउन अप्रोच है, इसको बेसिकली कॉन्सेप्ट ड्रिवन भी बोलते हैं क्योंकि ये फोकस करता है बेसिकली कॉन्सेप्ट्स पर। जो टॉप डाउन अप्रोच है इसमें अपन लोग पहले स्टार्ट करते हैं मेन आइडिया या फिर किसी सॉफ्टवेयर के गोल पे, देन अपन उसके डिटेलिंग या इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे। तो यू स्टार्ट फ्रॉम द मेन आइडिया और गोल ऑफ द प्रोग्राम एंड मूव टुवर्ड द डिटेल। स्टार्ट करेंगे अपन लोग मेन आइडिया से, देन वी गो फ्रॉम दी डिटेलिंग्स। इट इज़ गुड फॉर लार्ज सिस्टम, जो आपको पता ही है जो पीसीटी है ये सपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स और लार्ज कोड, तो ये बेसिकली गुड है लार्ज सिस्टम के लिए। एंड व्हेन डॉक्यूमेंटेशन और सिस्टम ओवरव्यू इज़ अवेलेबल, और ये यूज़ कोड को करता है तो डॉक्यूमेंटेशन अगर पहले से प्रिपेयर है तो ये उस सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट करता है उस सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। देन सेकंड बॉटम अप अप्रोच, जो बॉटम अप अप्रोच है उसको बोलते हैं कोड ड्रिवन। जो अपना टॉप डाउन अप्रोच है वो कॉन्सेप्ट पे फोकस करता था देन कोड पे जाता था, लेकिन जो बॉटम अप अप्रोच है वो कोड पे फोकस करेगा देन कॉन्सेप्ट पे जाएगा। यू स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल पार्ट, आप एक स्मॉल पार्ट से स्टार्ट करेंगे लाइक वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस, जो एक सॉफ्टवेयर में कोडिंग में यूज़ होती है, आप पहले उनको देखेंगे। एंड बिल्ड अप द ओवरऑल पिक्चर या ओवरऑल सिस्टम, तो आप एक एंड में सिस्टम खुद से क्रिएट करेंगे, पहले आप उसके स्मॉल पार्ट्स को समझेंगे। देन यू नीड ईच फंक्शन एंड लाइन ऑफ कोड केयरफुली। अब आप बॉटम अप्रोच में आप बेसिकली देख रहे हैं स्मॉल पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो लाइन ऑफ मतलब जो इसमें कोडिंग है उसको लाइन बाई लाइन, उसके फंक्शंस को बहुत ही अच्छे से लाइन ऑफ कोड्स को केयरफुली देखेंगे। एंड देन ट्राई टू फिगर आउट व्हाट द होल प्रोग्राम डस, देन उस कलेक्शन ऑफ कोड को आप पूरा ऐसे लाइन बाई लाइन देखेंगे, देन आप फाइनल रिजल्ट को देखेंगे कि उस कोडिंग से आपका कैसा सॉफ्टवेयर डेवलप होगा।
तो ये आपका कोड से कॉन्सेप्ट तक का जो बीच का है ये बॉटम अप अप्रोच में आता है। देन देखते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है इसको अपन लोग मिक्स्ड अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि ये बना है कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। इसमें आप कॉन्सेप्ट टू कोड भी जा सकते हैं, देन कोड टू कॉन्सेप्ट भी। दिस कंबाइन बोथ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। ये कॉम्बिनेशन है टॉप डाउन का एंड बॉटम अप का। फ्रॉम जनरल आइडिया टू कोड, आप किसी भी गोल या कॉन्सेप्ट से कोड तक जा सकते हैं या फिर कोड टू जनरल आइडिया। दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक इन रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग। जो बेसिकली रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग है वो इसी पे बेस्ड है, अपने इंटीग्रेटेड अप्रोच पे। अब देखते हैं अपना फाइनली नेक्स्ट टॉपिक। देन अपना नेक्स्ट टॉपिक है री इंजीनियरिंग। जैसे इंजीनियरिंग, किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, लेकिन उसको री इंजीनियर मतलब उस जो सॉफ्टवेयर बन चुका है उस सॉफ्टवेयर को फिर से एनालाइज करना ही री इंजीनियरिंग है। अब चलिए देखते हैं। री इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, मॉडिफाइंग एंड इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग, मतलब जो सॉफ्टवेयर पहले से एग्जिस्ट है सॉफ्टवेयर सिस्टम टू इनहेंस इट फंक्शनलिटी, परफॉर्मेंस और मेंटेनेंसी। तो री इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो डेवलपर है वो एनालाइज करता है, मॉडिफाई करता है। एनालाइज मतलब पूरे सॉफ्टवेयर को विजुअलाइज करना। देन मॉडिफाई अगर उसमें कोई चेंजेस होने हैं तो उस चेंजेस को या फिर ऐड ऑन करना या फिर निकालना। एंड इम्प्रूविंग, और मतलब मॉडिफाई करके उसमें और ऐड ऑन करके उस सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा ही इम्प्रूव करना। और कौन से सॉफ्टवेयर को, जो सॉफ्टवेयर पहले से अपने पास एग्जिस्ट हो, पहले से बन चुका हो, जो पहले से बना दिया है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने। टू इनहेंस, और ये सब अपन क्यों करते हैं? टू इनहेंस इस फंक्शनलिटी, कि उसके जो फंक्शंस है वो और अच्छे से वर्क करने लगे, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए, देन उसकी मेंटेनेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाए विथआउट चेंजिंग इट्स कोर पर्पस। किसी भी सॉफ्टवेयर को जो अपन ने पहले से बनाया उसका मतलब अपन ने ये सोच के तो बनाया है कि ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ये वर्क करेगा, तो जो अपन री इंजीनियरिंग करेंगे उसमें इंक्रीज करेंगे और इम्प्लीमेंट चीज़ें करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो जो उसका कोर कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। देन इसके कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। तो इसमें बेसिकली होते हैं 6 टाइप्स के कॉन्सेप्ट। फर्स्ट, इन्वेंट्री एनालिसिस, डॉक्यूमेंट रिकंस्ट्रक्शन, रिवर्स इंजीनियरिंग, कोड रिकंस्ट्रक्शन, डाटा रिकंस्ट्रक्शन, देन फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। जो अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो फेसेस होते थे बस उन्हीं को फिर से करना ही री इंजीनियरिंग है। तो अब इन फेसेस को लाइन बाई लाइन समझते हैं। फर्स्ट, इन्वेंट्री एनालिसिस। इट आइडेंटिफाई विच सिस्टम नीड री इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन बिजनेस वैल्यूज। जो अपनी बिजनेस वैल्यूज़ है, मतलब जो अपनी नीड्स हैं, अगर इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को उस नीड्स के अकॉर्डिंग अपन को री इंजीनियर करना है या नहीं करना है, यही बताता है इन्वेंट्री एनालिसिस। देन सेकेंड है अपना डॉक्यूमेंट रिकंस्ट्रक्टिंग। तो डॉक्यूमेंट रिकंस्ट्रक्टिंग बताता है अपडेट, आउटडेटिंग एंड मिसिंग डॉक्यूमेंटेशन। जो अपना अपडेट जो अभी तक सॉफ्टवेयर में नहीं हुआ है उसको अपडेट करना, एंड अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है तो उस डॉक्यूमेंटेशन को भी रिकंस्ट्रक्ट करना, उसको ऐड ऑन करना। अब देखते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। देन रिवर्स इंजीनियरिंग में अपन लोग देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर पहले से एग्जिस्ट है उसको देखना, उसको समझना, उसके कोड को एनालाइज करना, उसके कोड को एक्सट्रैक्ट करना, डिज़ाइन को एक्सट्रैक्ट करना, इम्प्लीमेंटेशन को चेक करना, जो सॉफ्टवेयर पहले से अपना प्रेजेंट है। देन कोड रिकंस्ट्रक्टिंग, बेसिकली इसके नेम से ही समझ में आ रहा है, कोड रिकंस्ट्रक्टिंग मतलब कोड को रिकंस्ट्रक्ट करना, कोड में कुछ भी चीज़ ऐड ऑन करना। इम्प्रूव द सोर्स कोड, मतलब एक जो सोर्स कोड है, बेसिक अपना कोड है, उस कोड को इम्प्रूव करना ऑफ द स्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर विथआउट चेंजिंग इट्स बिहेवियर। उसका जो मेन पर्पस है उस पर्पस को चेंज ना करते हुए भी कोड को अपडेट करना। देन डाटा रिकंस्ट्रक्टिंग, जो इस अपने पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में डाटा यूज हुआ था उस डाटा बेस को इम्प्रूव करना और ना कि उसके मोटिव को चेंज करना। इम्प्रूव डाटाबेस और डाटा स्ट्रक्चर फॉर बेटर परफॉर्मेंस। सॉफ्टवेयर की बेटर परफॉर्मेंस के लिए जो अपन चेंज करेंगे तो उसको बोलेंगे डाटा रिकंस्ट्रक्टिंग। देन अपना है सिक्स्थ फॉरवर्ड इंजीनियरिंग।
तो जो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग है वो है रीबिल्ड द सिस्टम यूजिंग मॉडर्न टूल्स। जो अपना सॉफ्टवेयर जो अपना पहले बना चुकी है, तो अपने पास अगर कोई मॉडल टूल्स हैं तो उसकी हेल्प से सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करना, उसकी डिज़ाइन को बेटर करना, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, उसकी टेक्नोलॉजी को, जो उसमें टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली यूज्ड हुई है उस टेक्नोलॉजी को अपडेट करना। रीबिल्ड द सिस्टम यूजिंग मॉडर्न टूल्स, बेटर डिज़ाइन एंड अपडेट टेक्नोलॉजी, इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर्स इंजीनियरिंग। तो बेसिकली जो रिवर्स इंजीनियरिंग है एक कॉन्सेप्ट है री इंजीनियरिंग का, जो अपन ने इससे पहले पढ़ा था। तो रिवर्स इंजीनियरिंग एक टेक्निक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। इसमें जो पहले से एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर अपने पास है उसको बेसिकली अंडरस्टैंड करना, उसकी फंक्शनलिटी को अंडरस्टैंड करना, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग एंड मैकेनिज्म, और उसका जो स्ट्रक्चर है उसको पूरा एनालाइज और विजुअलाइज करना ही रिवर्स इंजीनियरिंग है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग। एक प्रोसेस है काय की एनालाइजिंग की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर अपने पास पहले से एग्जिस्ट है। और री इंजीनियरिंग में भी अपन जो करते थे वो जो सॉफ्टवेयर पहले से एग्जिस्ट था उस पर करते थे, और ये उसका कॉन्सेप्ट है रिवर्स इंजीनियरिंग। तो इसमें भी अपन जो भी फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म करेंगे वो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर पे करेंगे। और एप्लीकेशन टू अंडरस्टैंड इट्स डिजाइन, ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो एग्जिस्टिंग अपने पास सॉफ्टवेयर है उसकी एप्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करता है, उसकी फंक्शनलिटीज़ को, उसके स्ट्रक्चर को एंड अंडरलाइंग मैकेनिज्म, और उसके मैकेनिज्म में क्या क्या फंक्शनलिटीज़ हो रही हैं उसको देखता है। Then it is essentially working backward from the final product to reconstruct the design and specification। ये बहुत एक essential working है जो कि final product के backward में perform करते हैं reconstruct करने के लिए design and specification। तो reverse engineering भी same as re-engineering की तरह ही है। इसमें अपन essential working किसी भी फाइनल जो अपना फाइनल प्रोडक्ट है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है तो उसकी जो वर्किंग क्या है बेसिकली उसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे करें, बेसिकली यही सब रिवर्स इंजीनियरिंग में आता है। अब देखते हैं इट हेल्प्स टू रिवर्स इंजीनियरिंग हेल्प काय में करता है। तो अंडरस्टैंडिंग फंक्शनलिटी, जो रिवर्स इंजीनियरिंग है जो फंक्शनलिटी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है किसी भी सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर की जो पहले से अपने पास एग्जिस्ट है। देन एनालाइज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, किसी भी सॉफ्टवेयर में जो अपन कोडिंग सोर्स कोड की हेल्प से अपन जो रिक्वायरमेंट गैदर की उसकी हेल्प से जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है किसी भी सिस्टम में, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को एनालाइज करता है, विजुअलाइज करता है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई है। देन रिकंस्ट्रक्ट ऑफ डिज़ाइन, अगर किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट होना है या फिर उसमें कुछ मेंटेनेंस होनी है तो उसकी जो कोड और डिज़ाइन में अपडेशन है तो उसको भी रिकंस्ट्रक्ट करता है। जो अपना फर्स्ट फेज में जो अपना पहले हुआ था वो कंस्ट्रक्शन था, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग में अपन जो करेंगे वो होगा रिकंस्ट्रक्शन। देन अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, जो सॉफ्टवेयर अपना प्रोजेक्ट है अपना सॉफ्टवेयर उसकी पूरी मैनेजमेंट आती है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है उसमें अपन जो सॉफ्टवेयर की पूरी प्लानिंग करते हैं कि अपन को सॉफ्टवेयर में क्या क्या करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, देन उसको फिर ऑर्गेनाइज करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि पहले ये चीज़ ठीक करेंगे, ये अपडेट करेंगे, देन ये, एंड उसकी पूरी रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोल ऑल दी रिसोर्सेज ऑफ दी सॉफ्टवेयर। वो रिसोर्सेज कौन कौन सी होंगी, लाइक पीपल्स, मतलब जो पर्सन जो डेवलपर सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं तो वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए सफिशिएंट हैं, वो स्किल्ड हैं कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, या फिर उनके बनाए हुए किसी भी सॉफ्टवेयर में एरर शो हो रहा है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये पूरी मैनेजमेंट करती है। देन टाइम, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनने में कितना टाइम लगेगा, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस में कितना टाइम लगेगा, जो टाइम ड्यूरेशन एक सॉफ्टवेयर में लगती है ये सब कुछ बताता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एंड मनी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये बताता है इस पर्टिकुलर अमाउंट में अपना ये प्रोजेक्ट बन जाएगा और ये अमाउंट अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, तो ये बताता है अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक गोल और टास्क,
आप किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए अपना एक मोटिव होगा, गोल होगा कि अपन इस सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, देन अपना सॉफ्टवेयर ये फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म करना चाहिए। तो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब जो अपनी मैनेजमेंट है, अपन ये मैनेज किया, तो मैनेज करने के बाद अपना जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट हो रहा है, मतलब अपन ने एक टास्क माना कि इसमें 1,00,000 रुपीज़ इस सॉफ्टवेयर को बनाने में लगेगी। तो इसमें अपन ये देखेंगे कि 1,00,000 रुपीज़ में अपना सॉफ्टवेयर बन के रेडी होता है। से भी एग्जाम्पल की उससे बता रहे हैं कि 1,00,000 रुपीज़ में अपना सॉफ्टवेयर बन सकता है, यानी कि अपन ने पहले से प्रिडिक्ट करके रखा था कि अपना सॉफ्टवेयर 1,00,000 रुपीज़ में बन जाएगा, लेकिन फाइनल प्रोजेक्ट बताया कि इसमें कितनी कॉस्ट लगी है, अपने 1,00,000 रुपीज़ में कुछ पैसे बचे हैं या फिर नहीं बचे, या फिर अपन ने एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन लेके चला था कि 1 साल में अपन को ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर कंप्लीट करना था। तो 1 साल के अंदर वो सॉफ्टवेयर बन जाता है, या फिर 11 महीने में बनेगा, या फिर 1 साल से ज़्यादा टाइम भी उस सॉफ्टवेयर में लग सकता है। तो ये बताता है बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब देखते हैं इसके गोल्स क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। इसका मेन गोल ये है कि ये बिल्ड करता है एक सॉफ्टवेयर को अपनी पूरी प्रिडिक्शन करने के बाद कि ये उसने पहले से किसी भी सॉफ्टवेयर ने प्रिडिक्ट करके रखा कि अपन इतना कॉस्ट, इतनी टाइम, अपन इतने लोग, इतने डेवलपर्स इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए नीड है, इतने सॉफ्टवेयर की, इतने लोगों की हेल्प से अपना पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनेगा। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेल्प करता है बिल्डिंग दी सॉफ्टवेयर। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज, इमेजिन करिए कि आप कोई केक बना रहे हैं, तो आपको केक बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए पड़ेंगे, क्रीम वगैरह, जो भी उस क्रीम, विस्क वगैरह, जो भी चॉकलेट स्टफिंग्स वगैरह उस केक के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं। तो बेसिक नीड क्या है अपनी इंग्रेडिएंट्स। देन आपको बनाने के लिए उसके लिए टाइम चाहिए पड़ेगा, टाइम ले लिया। देन आपको एक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए पड़ेगी। अब इस केक में तो कोई डॉक्यूमेंटेशन की नीड नहीं है, तो उसमें काय की नीड है, एक पर्टिकुलर रेसिपी की, कि वनीला केक बना रहे तो या फिर चॉकलेट केक बना रहे हैं, तो उसमें आपको क्या क्या पर्टिकुलर रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स और कितना टाइम केक बनाने में लगेगा। अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो केक है वो बन के आएगा। तो अब आपको बस ये देखना है कि आपकी इस पर्टिकुलर रेसिपी से आपका जो केक बन के आया है, आपने बनाया है, तो जो जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था ये वैसा ही है कि नहीं है। तो यही सब मैंने, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के उससे देखें तो सिर्फ इसी सब को मैनेज करना ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। यू फॉलो स्टेप्स, आपने ये इंग्रेडिएंट्स, टाइम, रेसिपी वाले स्टेप्स फॉलो किए, इनकी प्रॉब्लम फिक्स की, थोड़ी बहुत अगर बनाने में भी इश्यूज क्रिएट होंगे तो वो प्रॉब्लम भी फिक्स की, एंड सर्व इट ऑन टाइम। और फिर आपने केक बना के अपने जो क्लाइंट है, मान लीजिए आपकी कोई बेकरी है, देन आपने वो केक बना के सर्व किया, तो आपका केक बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो यही सब चीज़ों की प्रिडिक्शन ही बताता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दैट एग्जैक्टली वॉट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डज इन सॉफ्टवेयर टू। यही सब जो सॉफ्टवेयर में होता है, जैसा आपने अभी एग्जाम्पल समझा, सेम प्रोसेस सॉफ्टवेयर में होती है, लेकिन ये केक के लिए था एग्जाम्पल, लेकिन वो प्रोसेस होती है सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। देन समझते हैं इसके मेन गोल। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मेन गोल है वो क्या है, डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। जो आपने अजप्शन पहले लगाया कि टाइम और मनी पे अपना प्रोजेक्ट बनेगा, तो वो डिलीवर भी होना चाहिए उसी पर्टिकुलर टाइम में जो आपने किसी भी कस्टमर को दिया था। तो डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। देन स्टे विथ इन बजट। अगर किसी भी स्टेक होल्डर ने आपको 1,00,000 रुपीज़ दिए हैं, तो जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट बनेगा तो विथ इन 1,00,000 वो बन जाना चाहिए। अगर अमाउंट ज़्यादा होगा तो डेवलपर को भी दिक्कत होगी और आपको भी दिक्कत होगी। देन मीट द रिक्वायरमेंट क्वालिटी। अगर कोई सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर किसी कस्टमर ने बनवाया है और उसने अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, तो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए जो उसने कस्टमर ने आपको बताई। तो आपका काम क्या है, जो कस्टमर ने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई तो वो सॉफ्टवेयर आप उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और उनकी क्वालिटीज़ भी उन रिक्वायरमेंट से मैच करनी चाहिए। देन मीट द रिक्वायरमेंट क्वालिटी। देन सेटिस्फाई द कस्टमर नीड। जो आपका बेसिकली प्रोजेक्ट है वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो बेसिकली यही था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देन अपना नेक्स्ट टॉपिक है फीजिबिलिटी एनालिसिस। तो फीजिबिलिटी एनालिसिस बस ये बताता है जो किसी भी कस्टमर ने आपको, किसी भी डेवलपर को अगर जो रिक्वायरमेंट्स दी हैं, तो उस रिक्वायरमेंट की बेसिस पे आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या फिर वो सॉफ्टवेयर बनेगा या फिर वो रिक्वायरमेंट बस फर्जी है। तो देखते हैं। फीजिबिलिटी एनालिसिस मीन्स चेकिंग वेदर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज पॉसिबल टू डू और नॉट।
मतलब फिजिबिलिटी एनालिसिस जो रिक्वायरमेंट्स किसी भी स्टेक होल्डर ने आपको दी है तो उसको चेक करेगा कि वो उन रिक्वायरमेंट की बेसिस पे कोई डेवलपर एक प्रोजेक्ट बना पाएगा या फिर नहीं बना पाएगा बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। मतलब ऐसा तो नहीं है किसी डेवलपर को पैसे चाहिए तो वो किसी भी कस्टमर ने कुछ भी रिक्वायरमेंट्स दे दी देन उनके बेसिस पे वो कुछ भी प्रोजेक्ट बना देगा। तो वो उसे बनाने से पहले एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार होती है। अगर वो रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू दी अपने उससे हुई कि वो सॉफ्टवेयर बन पाएगा, अगर वैसी हुई तो डेवलपर बनाएगा, अदरवाइज डेवलपर मना कर देगा। तो बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, तो ये जो फिजिबिलिटी एनालिसिस होती है वो किसी भी सॉफ्टवेयर के बनने से पहले होती है इन दी रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज। देन जो फिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है ये आंसर करती है इस टाइप के क्वेश्चंस की, वो है कैन वी बिल्ड इट। मतलब जो प्रोजेक्ट है तो क्या वो डेवलपर टीम आपस में डिस्कस करती है कि इस रिक्वायरमेंट की बेसिस पे जो अपना सॉफ्टवेयर है वो अपन बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते। शुड बी बिल्ड इट, अगर बना सकते हैं तो अपन को ये बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। देन विल इट वर्क, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ऐसा कस्टमर ने कोई हाई फाई प्रोजेक्ट बना दिया फिर उस सॉफ्टवेयर ही इलीगल है और डेवलपर टीम का अपना एक खुद का स्टेटस होता है तो वो मतलब उन्हें वो बनाना आता है लेकिन उन्हें ये भी कंफर्म करेंगे वो लोग कि ये हमें बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। विल इट वर्क इट, अगर हमने मान लीजिए कि उनने हाँ बनाया, उनने ये सॉफ्टवेयर बना दिया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, तो ये सॉफ्टवेयर वर्क करेगा या फिर ये सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा। इट इज़ वर्थ द टाइम एंड मनी, ये सॉफ्टवेयर जो वो बनाएंगे क्या वो टाइम वर्थ कर रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू दी टाइम, मतलब ये उस टाइम में हो पाएगा। वो टाइम मतलब एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे टाइम वेस्ट करना बेनिफिशियल है या नहीं है, या फिर मनी वेस्ट करना मतलब उस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद अपन उस सॉफ्टवेयर को यूजफुल हो सॉफ्टवेयर तभी तो अपन उस पर मनी एंड टाइम वेस्ट करेंगे। तो बेसिकली यही बताता है फिजिबिलिटी एनालिसिस। देन इट इज़ डन इन द अर्ली स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC। जो अपना फिजिबिलिटी एनालिसिस है अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के स्टार्ट होने से पहले ही डेवलपर पहले ही स्टेज में बता देगा कि अपना सॉफ्टवेयर बनेगा या नहीं। तो जो ये एनालिसिस है ये अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के पहले होगी ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज, ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट गैदर, जो अपन SDLC में रिक्वायरमेंट गैदर करते थे उस फेज में अपन फिजिबिलिटी एनालिसिस को डिफाइन करेंगे। देन देखेंगे टाइप ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस। तो वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप हैं लेकिन यूनिट 5 में अपन को बस इसके 3 टाइप पढ़ने हैं, वो है टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। चलिए देखते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी इज कैन वी बिल्ड इट विथ आवर करेंट टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। मतलब किसी भी कस्टमर ने अगर बताया कि अपन को ये प्रोजेक्ट बनाना है, ये सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, तो डेवलपर भी तो चेक करेंगे उनके पास इतनी स्किल, वो इतने स्किल्ड है, उनके पास इतनी नॉलेज है या फिर उनके पास वो टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है जो कस्टमर को सॉफ्टवेयर बनवाना है वो सॉफ्टवेयर बनवाने में वो हेल्प करेंगी या नहीं। तो इसी को बोलेंगे टेक्निकल फिजिबिलिटी। मतलब टेक्निकली एनालिसिस करेंगे जो टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या फिर नहीं है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, इट इज़ अफोर्डेबल एंड प्रॉफिटेबल। जो अब उसको सॉफ्टवेयर बनवाना, मतलब कोई भी कस्टमर किसी कंपनी से सॉफ्टवेयर बनवा रहा है तो उसके जो अमाउंट पे कर रहा है उस कंपनी को, क्या वो प्रॉफिटेबल है, उनको कुछ मिल रहा है उस डेवलपर को या नहीं। देन ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, विल द यूज़र एक्सेप्ट एंड यूज़ द सॉफ्टवेयर। मान लीजिए किसी ने सॉफ्टवेयर बनवाया, डेवलपर ने बना भी दिया और देन बनाने के बाद उस सॉफ्टवेयर को वो डिप्लॉय कर रहा है, तो वो जो जिस पर्पज़ से वो सॉफ्टवेयर बना था तो क्या वो सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली वही परफॉर्म कर रहा जिसकी एक्सपेक्टेशन कस्टमर को थी। क्या वो सॉफ्टवेयर वर्केबल है या फिर वो काम कर रहा अच्छे से नहीं, या फिर कस्टमर उस सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट कर रहा और यूज़ कर रहा कि नहीं। तो ये बताती है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। देन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देन नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो बेसिकली प्रोजेक्ट प्लानिंग नाम से ही समझ आ रहा है किसी भी सॉफ्टवेयर की प्लानिंग करने को ही प्रोजेक्ट प्लानिंग बोलेंगे। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इसमें प्रोजेक्ट प्लानिंग का मतलब है मीन्स मेकिंग अ प्रॉपर प्लान टू कंप्लीट अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। एक ऐसा पर्टिकुलर प्लान, एक ऐसा ऑर्गेनाइज और वेल डिफाइंड प्लान बनाना जिस प्लान के अकॉर्डिंग जो अपना प्रोजेक्ट है, जो डेवलपर कस्टमर के लिए अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे वो प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो।
बियॉन्ड टाइम पे कंप्लीट हो जाए, एक ऐसा प्रोजेक्ट प्लान, उसी को बोलेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग, विथ इन बजट एंड विथ गुड क्वालिटी। और वो जो पर्टिकुलर अपना प्रोजेक्ट डेवलपर बनाएंगे वो विथ इन बजट हो, मतलब बहुत ही, अगर बजट अपना 2 लाख रुपए का है तो प्रोजेक्ट भी विथ इन 2 lakhs कंप्लीट हो जाना चाहिए। और टाइम, जितना टाइम ड्यूरेशन उस प्रोजेक्ट में लगनी चाहिए, क्या उस टाइम ड्यूरेशन में वो बन रहा या फिर वो उस टाइम ड्यूरेशन को एक्सीड तो नहीं कर रहा, एंड विथ गुड क्वालिटी। और ऑब्वियसली कोई भी डेवलपर का मेन गोल तो यही है, जो सॉफ्टवेयर वो डेवलप कर रहा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, तो विथ इन गुड क्वालिटी अपना जो सॉफ्टवेयर है वो बनना चाहिए। तो यही होता है किसी भी सॉफ्टवेयर की प्लानिंग करना। देन द ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड प्रोजेक्ट प्लानिंग। किसी भी सॉफ्टवेयर की जो ओवरऑल प्लानिंग अपन लोग करेंगे, इस मतलब जो इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज, डिप्लॉयमेंट से, रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके डिप्लॉयमेंट तक की जो पूरी प्लानिंग है, देन मेंटेनेंस तक पूरी प्लानिंग है सॉफ्टवेयर की, उसको प्लान करना ही प्रोजेक्ट प्लानिंग है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, इट हेल्प्स टू अवॉइड डिलेज। अगर अपन ने किसी सॉफ्टवेयर की प्लानिंग पहले से कर ली तो ये हेल्प करेगा जो डिलेज होते हैं सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने में, उसको कोड को इम्प्लीमेंटेशन करने में, जो भी जितने भी डिलेज होंगे तो उसे अपन अवॉइड कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। देन सेकेंड है टू मैनेज द टीम एंड टास्क। पूरी विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग अपन जितनी भी टीम है उसको मैनेज करेंगे, एंड जितने टास्क परफॉर्म करने उस प्रोजेक्ट में उसको मैनेज करेंगे। टू यूज़ मनी एंड टाइम वाइजली। अगर अपन एक पर्टिकुलर प्लान या प्लानिंग बना लेंगे तो जितनी मनी अपने पास है, जितनी मनी कस्टमर ने दी है, टेक्नोलॉजी या फिर टाइम को भी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, उसकी भी प्रॉपर प्लानिंग होगी। देन टू डिलीवर द करेक्ट सॉफ्टवेयर टू द क्लाइंट। और इतनी सब प्लानिंग के बाद अपन फाइनली अपने सॉफ्टवेयर को फाइनली बियॉन्ड टाइम अपने क्लाइंट को डिप्लॉय कर पाएंगे। तो बेसिकली सारी सॉफ्टवेयर की जितनी भी प्लानिंग है वो प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंडर में है। देन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देन अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट मीन्स जो अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में रिस्क आएंगे, उन रिस्क के आने से पहले ही, उनके जो रिस्क आएंगे उनको पहले ही सोच के कुछ प्लान बनाना ही रिस्क असेसमेंट में आता है। देखते हैं आइडेंटिफाइंग पॉसिबल प्रॉब्लम्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बिफोर दे हैपन। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में कोई अगर प्रॉब्लम अगर फ्यूचर में आएगी तो डेवलपर उनका पता लगा के उनके सॉल्यूशन भी पहले से ही फाइंड कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये प्रॉब्लम आई तो उनके पास उस सॉल्यूशन का पहले से ही, उस प्रॉब्लम का पहले से ही सॉल्यूशन रहेगा। एंड मेकिंग प्लान टू अवॉइड और रिड्यूस देम। और उन प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एक प्लान बनाएंगे, कौन बनाएंगे? डेवलपर्स पहले से ही, तो उसी को बोलेंगे रिस्क असिस्टेंट। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, पॉसिबल प्रॉब्लम्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बिफोर दे हैपन। उनके होने से पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना किसी भी प्रॉब्लम्स को। देन देखते हैं स्टेप्स इन रिस्क असेसमेंट। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई रिस्क। तो अगर सॉफ्टवेयर बनाया है और उनको रिस्क असेसमेंट करनी है तो उससे पहले वो रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्यूचर में जो रिस्क आएंगे तो वो क्या होंगे। थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग। मतलब जो भी चीज़ें गलत जा रही हैं या फिर गलत फ्यूचर में जाएंगी तो उनका पूरा एक क्राइटेरिया प्लान बनाना। देन एनालाइज रिस्क, रिस्क को एनालाइज करना। चेक हाउ सीरियस ईच रिस्क इज। इसमें वो चेक करेंगे अगर कोई भी रिस्क आया, कोई भी इश्यूज़ या कोई डिफेक्ट अपने सॉफ्टवेयर में आएंगे तो वो कितने सीरियस होंगे, मतलब उनकी पॉसिबिलिटीज़, उनको ठीक कैसे करेंगे। देन वो रिस्क कितने बड़े हो सकते हैं या फिर कितने छोटे, तो या फिर लो होगा रिस्क या मीडियम होगा या हाई होगा। देन इवेल्यूएट इम्पैक्ट। तो व्हाट विल हैपन इफ़ द रिस्क कम ट्रू। मतलब उनने जो रिस्क प्रिडिक्ट किया, अगर वो रिस्क आया उस सॉफ्टवेयर में, उनने जो प्रिडिक्शन पहले से कर ली कि ये रिस्क हमारे सॉफ्टवेयर में आ सकता है फ्यूचर में, अगर वो रिस्क आया तो उस सिचुएशन में वो क्या करेंगी, तो ये भी रिस्क असेसमेंट बताता है। तो इसके लिए उनके पास कोई प्लान होगा, मेक अ प्लान। तो इसमें वो एक प्लान बनाएंगे हाउ टू प्रिवेंट और हैंडल द रिस्क। इसमें ये प्लानिंग करेंगे वो कि अगर कोई रिस्क फ्यूचर में आया तो उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे और उसको हैंडल कैसे करेंगे। किसी भी रिस्क असेसमेंट में रिस्क आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेना ही रिस्क असेसमेंट है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट। अगर आपने किसी भी सॉफ्टवेयर की रिस्क एनालिसिस में रिस्क आने की पॉसिबिलिटीज़ को पहले से ही आइडेंटिफाई कर लिया और फिर जब वो एक्चुअल प्रॉब्लम आपने फेस की और आपके पास उसका सॉल्यूशन पहले से है, तो ये आपका क्या बचाएगा? सेव टाइम एंड मनी भी बचाएगा, क्योंकि जो आपने अपना
सॉफ्टवेयर आप बना रहे थे या अपनी STLC में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, तो आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले से फाइंड करके रखा था। तो अगर वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपने अभी फेस की तो आप उसका सॉल्यूशन भी दे देंगे, तो उसमें आपकी मनी भी वेस्ट नहीं होगी और आपका टाइम भी बचेगा। देन प्रिवेंट प्रोजेक्ट फेलियर। तो अगर अपना सॉफ्टवेयर में वो दिक्कत आई और अगर कोई भी दिक्कत या रिस्क आने से आपका सॉफ्टवेयर फेल हो सकता है और आपने उसका पहले से ही प्रिवेंशन लेके आप रखे हैं, तो प्रिवेंट प्रोजेक्ट फेलियर, तो ये प्रोजेक्ट फेलियर से भी प्रिवेंट करता है। देन हेल्प द टीम स्टे प्रिपेयर्ड। अब इस चीज़ से, रिस्क असेसमेंट की हेल्प से, जो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम होगी वो भी पहले से प्रिपेयर होगी कि जब ये प्रॉब्लम आपको एक्चुअल में फेस करनी पड़ेगी तो उस टाइम पे वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ सक्सेस। और ऐसा करने से आपके सॉफ्टवेयर के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे सक्सेस के, कि मतलब आपका सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ही क्लियर एंड कट है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो चांस ऑफ सक्सेस ऑफ दी सॉफ्टवेयर विल बी ऑल्सो इंक्रीजेस। देन रिस्क असेसमेंट एक शॉर्ट लाइन में समझते हैं। थिंक अबाउट व्हाट कैन गो रॉन्ग। इसमें जो रिस्क असेसमेंट में जो डेवलपर है, रिस्क असेसमेंट में जो डेवलपर है वो पहले से ही थिंक करके रखता है कि क्या गलत हो सकता है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जब इसको अपन रन करेंगे, या फिर बाद में फ्यूचर में कोई दिक्कत आएगी। तो प्रिपेयरिंग फॉर इट बिफोर हैपन, तो उसका सॉल्यूशन वो पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं कि इसका सॉल्यूशन ये होगा अगर वो प्रॉब्लम उनने फेस की। तो बेसिकली यही सब रिस्क असेसमेंट में आता है, किसी भी प्रॉब्लम को होने से पहले उसका सॉल्यूशन फाइंड करना। चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक। देन अपना नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस SQA। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में भी आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस इज डिफाइंड एज द क्वालिटी दैट इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस ये अश्योर करती है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेवलपर ने डेवलप किया है वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को फुलफिल कर रहा है या फिर नहीं, और वो भी क्या ऑफर करके, बाय ऑफरिंग ऑल द कस्टमर डिलीवरीज, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड ईज ऑफ ऑपरेशंस। जो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की डिलीवरी, मतलब उनने डिलीवर सॉफ्टवेयर को टाइम पे किया, उस सॉफ्टवेयर की क्या परफॉर्मेंस है, वो सॉफ्टवेयर कैसे वर्क कर रहा है, उस सॉफ्टवेयर के स्टैंडर्ड क्या है, वो मतलब कितनी अच्छी फंक्शनलिटी कोई भी सॉफ्टवेयर शो कर रहा है। एंड ईज ऑफ ऑपरेशन, मतलब उस सॉफ्टवेयर में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, बटन क्लिक करने पे वो बहुत इजीली विद इन सेकेंड आपको आउटपुट दे रहा है या नहीं, तो यही सब मेंटेन क्या शो कौन करता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस। सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस इज इंश्योर्ड बाय, जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस है ये भी कोई और इंश्योर करता है। वो कौन इंश्योर करता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जो आपका क्वालिटी एक मैनेजमेंट सिस्टम होगा वो बताएगा कि आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस आपकी ठीक है कि नहीं है। देन वो सॉफ्टवेयर अपन लोग उस कस्टमर को अपन लोग डिप्लॉय करेंगे। देन अब समझते हैं अश्योरेंस का मतलब क्या है। अश्योरेंस का मतलब है वारंटी, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर की वारंटी या गारंटी या श्योरनेस कि ये सॉफ्टवेयर आपका अच्छे से ही वर्क करेगा, इसकी इतनी इतनी गारंटी है। मतलब जैसे आप कुछ भी आइटम खरीदते हैं तो आपको कंपनी बोलती है कि इसकी 1 साल तक की वारंटी है, इससे पहले ये सॉफ्टवेयर ख़राब नहीं होगा। तो वही गारंटी एक कंपनी डेवलपर सॉफ्टवेयर उसको कस्टमर को देता है कि आपका ये सॉफ्टवेयर है, इसकी इतनी वारंटी है, ये इतने टाइम तक वर्क करेगा, देन आपको इसको मेंटेन कराने की नीड है। देन इसके टर्म्स देखते हैं। इट इन्वॉल्व मॉनिटरिंग, जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है वो इन्वॉल्व करता है मॉनिटरिंग, इवोल्यूटिंग एंड इम्प्रूविंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इटसेल्फ टू प्रिवेंट, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको प्रिवेंट करता है काय से, डिफेक्ट से। एंड इंश्योर अ रिलायबल फंक्शनल, एक रिलायबल फंक्शनल भी इंश्योर करता है। एंड यूज़र फ्रेंडली फाइनल प्रोडक्ट, एक ऐसा फाइनल प्रोडक्ट डेवलपर बना के देता है थ्रू दी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। मतलब ये क्वालिटी की चेक, मतलब एक क्वालिटी चेक करता है सॉफ्टवेयर की, देन किसी भी कस्टमर को डिप्लॉय करता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट उसके हाथ में है किसी भी कस्टमर के पास, जो यूज़र फ्रेंडली है, मतलब उसे वो भी चला पा रहा है, उसमें कुछ ऐसी टेक्निकल इश्यूज नहीं है कि उसे कोई कोडिंग वगैरह नहीं करनी, बस डायरेक्ट जो बेसिक टर्म्स है उनको फॉलो करके, कंडीशंस स्टेप्स को फॉलो करके वो भी इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को रन कर पा रहा है, यूज़र फ्रेंडली। देन इसके टर्म्स देखते हैं। जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है वो चेक करता है पोर्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, एरर कंट्रोल,
मेंटेनेबिलिटी एंड करेक्टनेस। तो पोर्टेबिलिटी मतलब ये है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर में लॉगिन किया, देन वो दूसरे कंप्यूटर में भी बहुत ही अच्छे से पोर्टेबल होना चाहिए। देन यूजेबिलिटी, सॉफ्टवेयर यूज़ कर जो आप करेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छे से यूज़ होना चाहिए, उसके फंक्शनलिटीज़, उसके स्ट्रक्चर्स, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। रीयूजेबल, आप उस सॉफ्टवेयर को अगर बार बार भी यूज़ कर रहे हैं तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एरर कंट्रोल, उस सॉफ्टवेयर जो आपके पास सॉफ्टवेयर है जो डेवलपर ने आपको इंश्योर किया है, दिया है, तो उस सॉफ्टवेयर में कम से कम एरर या फिर एरर्स हो ही ना, वो एरर्स वो उनने खुद कंट्रोल करके दिए हैं। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, रिलायबिलिटी, इन सबको खुद कंट्रोल करके देन फाइनल पूरा प्रोडक्ट चेक करके किसी भी कंपनी को देता है। और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में मेंटेनेबिलिटी भी होती है कि फ्यूचर में अगर सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना पड़ा तो ये भी डेवलपर ही करके देंगे। देन करेक्टनेस, कोई भी सिस्टम में कोई दिक्कत हुई तो वो भी करेक्ट करके डेवलपर देंगे। सॉफ्टवेयर क्वालिटी मेनली फोकस ऑन दीज 6 थिंग्स। देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देन अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट मैट्रिसेस। तो प्रोजेक्ट मैट्रिसेस बेसिकली ट्रैक करती है अपने जो सॉफ्टवेयर है उसकी प्रोग्रेस के लिए। इट यूज टू ट्रैक द प्रोग्रेस, ये ट्रैक करती है प्रोग्रेस, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, उस आपके सॉफ्टवेयर की पर्टिकुलर क्वालिटी क्या है, एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, और जो आपका सॉफ्टवेयर है उसकी वर्किंग प्रोग्रेस की परफॉर्मेंस क्या है, वो सॉफ्टवेयर वर्क कैसे कर रहा है, उस सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटीज़ क्या है। तो ये सब प्रोग्रेस को ट्रैक कौन करता है, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, काहे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को ट्रैक करता है आपका प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। Then project metrics are number or data that tell us how much work is done. प्रोजेक्ट मैट्रिक्स एक नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर होता है या फिर एक डाटा के आपके दो मतलब फंक्शन में 2 कोड परफॉर्म हो गए या फिर इतना इतना डाटा आपका परफॉर्म हो चुका है या फिर अच्छे से चल रहा है। टेल अस हाउ मच वर्क इज डन, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स बताता है किसी भी सॉफ्टवेयर को अपन ने कितना डन कर लिया, क्योंकि ये बेसिकली ट्रैक करता है। तो इसमें अपन यही देखेंगे कि उसमें कितना वर्क डन हो गया है। देन हाउ मच इज़ लेफ्ट, देन आपका कितना वर्क बचा है, कि आपका कितना वर्क इसमें आपने हो चुका है, देन कितना आपका लेफ्ट है आपको और इम्प्लीमेंट सॉफ्टवेयर में करना है। हाउ गुड द क्वालिटी इज़, जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी आप जो डेवलप अपना करेंट सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसकी क्वालिटी आपकी सॉफ्टवेयर की कैसी है। एंड इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ ऑन टाइम एंड विथ इन बजट, और जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं वो आपका जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो विथ इन बजट है कि नहीं है, जो उसका बजट सॉफ्टवेयर बनाने में आपका फाइनेंशियल जो आपका लगा है, फाइनेंस आपका लगा है पैसे वगैरह, तो वो भी विथ इन बजट है कि नहीं है, वो बजट से कम है या फिर बजट ओवरफ्लो हो रहा है। एंड जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है वो विथ वी ऑन टाइम है, जो टाइम से पहले कंप्लीट हो रहा है, टाइम पे कंप्लीट हो रहा है या फिर टाइम के बाद कंप्लीट हो रहा है। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं अपनी प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। सपोज यू आर बिल्डिंग अ शॉपिंग ऐप, मान लीजिए कि आप कोई शॉपिंग ऐप बिल्ड कर रहे हैं, तो यू एस्टिमेट 100 आवर्स ऑफ वर्क। तो आपने उस ऐप को बनाने के लिए क्राइटेरिया कंसीडर किया कि 100 घंटे में आप वो वर्क कंप्लीट कर लेंगे, देन आपका शॉपिंग ऐप बन जाएगा। लेकिन आपका जो शॉपिंग ऐप है वो 100 घंटे की बजाय 120 घंटे में बना, तो इसमें क्या हुआ, अफर्स ओवररन। तो आपको पहले लगाना था 100 घंटे का अफर्स, लेकिन आपका जो सॉफ्टवेयर है वो 100 घंटे में ना बन के बना 120 घंटे में, तो आपको 20 घंटे ज़्यादा लगाने पड़े, आपको इसमें मोर अफर्स लगाने पड़े। देन यू प्लान्ड, आपने सोचा कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो 50,000 में बन जाएगा। ये तो आपने सोचा ना कि वो 50,000 में बन जाएगा, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि आपने जैसे सोचा वैसे ही हो जाए, क्योंकि लेकिन वो सॉफ्टवेयर बना आपका 60,000 में, तो आपको 10,000 रुपये ज़्यादा देने पड़े उस सॉफ्टवेयर के। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट ओवररन। इधर पे आपको अफर्ट्स ज़्यादा देने पड़े, देन आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा दी आपने। तो अगर आप जो प्रोजेक्ट में ट्रिक्स है उसको अच्छे से ट्रैक करते, अच्छे से एनालाइज करते, तो आप इसको कम भी कर सकते थे, या फिर आप पहले से 120 घंटे लेके चल सकते थे, या फिर 60,000 रुपये लेके चल सकते थे। लेकिन आपने वो अच्छे से ट्रैक नहीं किया, तो उसी की वजह से आपके ज़्यादा पैसे लगे। तो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स बेसिकली ट्रैक करता है करेंट सिचुएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। फाउंड 15 बग्स इन टेस्टिंग, लेकिन जब आपने टेस्ट किया तो उसमें 15
इश्यूज या एरर शो हुए, डिफेक्ट मैट्रिक्स तो इसको डिफेक्ट मैट्रिक्स बोलेंगे अगर कोई एरर शो होगा। तो बेसिकली यही सब था प्रोजेक्ट मैट्रिक्स में। ये बेसिकली आपके प्रोजेक्ट की करंट सिचुएशन को ट्रैक करता है कि आपका बेसिकली प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे अपनी यूनिट 5 का वन शॉट ख़त्म होता है। इसमें भी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर किए गए हैं RGPB एग्ज़ाम को लेकर। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट हो या फिर कोई भी चीज़ समझनी है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।